वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम पंजाब टेट पीएस टेट के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहे हैं, तो उसी में आज हम जनवरी 2020 का पेपर सॉल्यूशन जो है वो पूरा करेंगे और पूरे पेपर को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे संडे को तो वहाँ पर बहुत से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हुए मिलेंगे। तो आज हम 2020 का पेपर देख लेंगे, कल को मैं 2018 का जो पेपर है वो करा दूंगी और उससे नेक्स्ट डे आपको 2016 का करा दूंगी, जिससे क्या हो जाएगा कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि साइंस में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम में रिलेट करते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है ना वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सिलेबस है, बिल्कुल वही सिलेबस है जो आपका सीटेट में है। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी ही आपको जो है यहाँ पर कवर अप करनी है। और जब आप ये जनवरी 2020 का पेपर देखेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि सब कुछ एनसीईआरटी की 6, 7, 8 से ही पूछा गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट समरी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में पूरा प्रॉपर अच्छी समरी मैंने खुद से बनाई है, तो आप मुझे मेल आईडी shilpi ch511@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको बता दूंगी कि 120 रुपीज़ जब आप पे करेंगे तो आपको जो कंप्लीट समरी है 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी व्हाट्सएप पर। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जिनको भी अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम में। बाकी ये प्रीवियस ईयर तो आप ज़रूर ही देख कर जाएँ, इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। रेड डेटा बुक कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ। ये क्वेश्चन सीटेट में भी बना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेड डेटा बुक होती है इसमें किसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें हर वो स्पीशीज़, एनिमल, प्लांट्स का रिकॉर्ड रखे जाते हैं जो ख़त्म होने वाली हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनके रिकॉर्ड इसमें रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंडेंजर्ड स्पीसीज़। देखिए प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ हैं लेकिन ये एंडेंजर्ड नहीं है, संकटापन्न प्रजाति जो संकट में है, जो मतलब संकट में है, फ्यूचर में क्या हो जाएगा कि वो ख़त्म हो सकती हैं, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो रेड डेटा बुक के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। टू मूव आ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू। देखिए एक लोडेड ट्रॉली है, उसको मूव कराने के लिए सीधी सी बात है आपको फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी। और अब आपको पता है कि जो फोर्स होती है वो दो तरह की होती है, या तो आप पुश करते हैं या आप पुल करते हैं। तो बेसिक यहाँ पर तीनों चीज़ें होंगी, क्योंकि जब एक लोडेड ट्रॉली है तो हो सकता है वहाँ पर आपको पुश भी करना पड़े, पुल भी करना पड़े, और वो दोनों ही क्या है, वो आपकी फोर्स का ही पार्ट है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर अरेंज करना है। देखिए 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक आपका स्टैटिक होता है, एक आपका स्लाइडिंग होता है और एक आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है, उसके बाद क्या होता है आपका स्लाइडिंग में होता है, और सबसे कम जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वो रोलिंग में होता है। अब देखिए फ्रिक्शन होता क्या है। देखिए आपने देखा होगा कि अगर आप चल रहे होती हैं और वहाँ पर कहीं केले का छिलका आ जाए तो आप फिसल कर गिर जाते हैं। बेसिकली हुआ क्या, आपका कांटेक्ट जो है वो सरफेस से कम हो गया, और वहाँ पर हो क्या रहा था कि एक फोर्स काम कर रही थी जिसका नाम था फ्रिक्शन, और वो वहाँ पर कम होने की वजह से क्या हुआ, आप फिसल कर गिर गए। और ये फोर्स कब काम करती है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर धंस जाते हैं, और जिससे क्या करते हैं वो एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं, और वही फोर्स होती है आपकी फ्रिक्शन। और जैसे जैसे ये कम होती चली जाती है आप फिसलेंगे। जैसे कैरम का जो बोर्ड होता है उस पर कभी कभी हम पाउडर जो है वो डाल देते हैं। वो किस लिए डाल देते हैं, ताकि जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, वो वहाँ पर कम हो जाए, पार्टिकलों का जो इंटरेक्शन है वो हम कम करने की कोशिश करते हैं। और जितना फ्रिक्शन कम होगा उतनी ही चीज़ें क्या होंगी, स्मूथ चलेंगी, और जितना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतनी ही चीज़ें क्या होंगी, ऑब्जेक्ट क्या होंगी, वो रफ होंगी। तो यहाँ पर सबसे कम जो फ्रिक्शन होगा वो आपका रोलिंग में होगा, उसके बाद स्लाइडिंग में आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन आपका स्टैटिक में देखने को मिलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपली रुका हुआ है, और अगर वो रुका हुआ है तो इट मीन्स वहाँ पर फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा का ऑर्डर बताना था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। द रेंज ऑफ
ऑडिएबल फ्रिक्वेंसीज फॉर ह्यूमन ईयर। देखिए 3 तरह की जो साउंड है वो आपकी होती हैं जिनमें फ्रिक्वेंसीज देखने को मिलती हैं। एक होती है आपकी इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड वेव जो होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो इंफ्रासोनिक होती हैं। फिर उसके बाद आती है एक ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी जो ह्यूमन फ्रिक्वेंसी होती है जिसको ह्यूमन सुन सकता है और उसकी रेंज होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद आती है आपकी अल्ट्रासोनिक जिसकी रेंज क्या होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे वो अल्ट्रासोनिक होती है। जैसे कुछ डॉग कैट वगैरह जो होती है वो अल्ट्रासोनिक को सुन पाते हैं, जबकि जो इंफ्रासोनिक साउंड होती है एलिफेंट वेल वगैरह जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड को भी सुन सकते हैं, बल्कि ह्यूमन यहाँ पर जो है वो साउंड नहीं सुन सकता। उसकी रेंज क्या है 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर 1 या ए यहाँ पर जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, डैश प्लेटिंग इज डन ऑन कार पार्ट बाथ टैप्स एंड रिम्स। आपने देखा होगा कार चमचमाती रहती हैं, ये साइकिल की जो घंटी होती है वो भी आपने देखा होगा बहुत चमचमाती है। बेसिकली उस पर क्या करते हैं मेटल के ऊपर एक कोटिंग करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग बोलते हैं। तो वहाँ पर किसकी प्लेटिंग की जाती है, किसकी परत जो है एक मेटल के ऊपर चढ़ा दी जाती है, वो होती है आपकी क्रोमियम की जो परत है वो चढ़ा दी जाती है, जिससे वो क्या होती हैं जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा किसकी प्लेटिंग की जाती है, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इज इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द अर्थक्वेक मे ऑकर। देखिए अर्थक्वेक कब और कहाँ आने वाला है ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नो, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन वॉज। देखिए क्लोनिंग क्या होती है, एग्जैक्ट डुप्लीकेट। वो प्लांट का भी हो सकता है एनिमल का भी हो सकता है। जब हम एग्जैक्ट रेप्लिकेट करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, तो वो आपका क्लोनिंग होता है। तो पहला मैमल कौन सा था, वो आपका था डॉली शीप। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। देखिए ये यहाँ पर 8th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, टिक द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर हमको पूरा जो प्रोसेस होता है, जैसे हम शीप से पूरा वूल जो निकालते हैं उसका एक प्रोसेस होता है वो यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, शेयरिंग ही होता है, कटाई होती है वूल को, जो रो वूल है उसको जो शीप है भेड़ है उससे काटा जाता है। उसके बाद उसकी स्काउरिंग होती है, मतलब धुलाई होती है। उसके बाद सॉर्टिंग होती है, छटाई होती है, जिसमें क्या करते हैं अच्छे पार्ट्स को अलग करा जाता है। वूल के भी बहुत सारे उसमें पार्ट्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बेकार होती हैं। उसके बाद बोरिंग होती है, फिर उसके बाद डाइंग करी जाती है और लास्ट में उसकी क्या कर ली जाती है, जो रोलिंग है वो की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। यहाँ पर कौन सा केमिकल चेंज नहीं है ये हमको बताना है। देखिए 2 तरह के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल चेंज में कभी भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनता, कोई रिएक्शन वहाँ पर नहीं होती। जैसे पानी को मैंने गर्म करा, सिंपली मैंने उसकी स्टेट को बदल दिया। पहले वो लिक्विड स्टेट में था, फिर वो भाप बन गया, मैंने पानी को सॉलिड बना दिया, है ना। इस तरह से क्या करा मैंने, सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तन करा। जैसे मैंने पेपर के ऊपर कलर कर दिया, दीवार के ऊपर पेंट कर दिया, और मैंने पेपर को कट कर दिया, तो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, सिंपली मैं उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर रही हूँ। तो वो क्या है, वो फिजिकल चेंज है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। और जहाँ केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे दूध से दही बनाना, वहाँ पर एक पूरी रिएक्शन हुई है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा जो चलता है, हमारे पेट का जो डाइजेशन होता है वो भी पूरा, उसमें हम खाना लेते हैं और कैसे वो वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, पूरी रिएक्शंस वहाँ पर होती हैं। तो वो क्या है, वो केमिकल चेंज है जहाँ पर एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है। तो बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलाते हैं तो वो पूरा बर्न हो जाता है, उसमें वहाँ पर ऐश जो राख वगैरह है वो बन जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा, वो आपका एक केमिकल चेंज ही होगा। सेम ऐसे डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, ये सारे के सारे जो हैं केमिकल चेंजेस ही हैं। फोटोसिंथेसिस में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के थ्रू हम क्या करते हैं जो ग्लूकोज है वो वहाँ पर बनता है। तो पूरी एक केमिकल रिएक्शन जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आंसर होगा नन ऑफ द अबव, मतलब ऑप्शन नंबर डी। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू, देखिए जो फ्रॉग होता है ना वो 2 तरह से ब्रीथ करता है, अपने लंग से भी और अपने स्किन से भी। जब वो लैंड पर होता है, जब वो ज़मीन पर होता है तो वो अपने लंग से ब्रीथ करता है, और जब वो वाटर में होता है तो वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई सेंसेस कलर। देखिए
हमारी आँखों के पीछे रेटिना में सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं, एक कॉन सेल होते हैं और एक आपके रॉड सेल होते हैं। ये जो कॉन सेल्स होते हैं ना, ये ब्राइट कलर जो आपके कलर वगैरह होते हैं उनको सेंस करने में मदद करते हैं। दिन में जो हम देख पाते हैं वो हमारे कॉन सेल्स की वजह से ही देख पाते हैं, और रात में जो हम देख पाते हैं वो हम हमारे रॉड सेल की वजह से देख पाते हैं। जो रेटिना के पीछे हमारी आँखों में सेल्स होते हैं, कोशिकाएँ होती हैं, कॉन सेल और रॉड सेल। तो कॉन सेल हमें ब्राइट लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं, दिन में देखने में मदद करते हैं, कलर्स को देखने में मदद करते हैं। और जो रॉड सेल्स होते हैं ये हमें रात में डिम लाइट में जो है वहाँ पर उसके प्रति ये सेंसिटिव होती हैं, तब देखने में मदद करते हैं। जैसे उल्लू वगैरह जो होता है उनके अंदर ये रॉड सेल ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से वो रात में बहुत अच्छा देख पाती हैं। तो सेंस कलर के लिए ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट होता है, तो वो हमारे कॉन सेल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। देखिए जो आयरिस होती है ये क्या करती है, हमारी आँख में जैसे किसी की आँख ब्राउन होती है, ब्लैक होती है, तो वो जो कलर है वो वाला कलर आयरिस से पता चलता है। ये हमारे लाइट को कंट्रोल करती है। जो हमारी पुतली होती है, जो हमारा पीपल होता है छोटा सा, उसके अंदर कितनी लाइट जानी है, लाइट को कंट्रोल करने का काम भी आयरिस करती है। और कॉर्निया जो होता है ये फोकस करने में, लाइट को, जो लाइट स्टार्टिंग में आ रही है, सबसे पहली परत जो होती है हमारी आँख में वो कॉर्निया ही होती है। तो लाइट को फोकस करने में, एंटर कराने में मदद करता है कॉर्निया। तो यहाँ पर आंसर होगा कि आपका ऑप्शन नंबर बी, कोन सेल जो है यहाँ पर वो सेंस करेंगे कलर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, रेनबो इज़ अ नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन, देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं इस तरह से क्या होता है। जैसे जो रेनबो है वो क्या है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। वो किस पर बेस करता है, वो बेस करता है डिस्पर्जन पर। डिस्पर्जन क्या होता है, जब लाइट जो है आपके डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, वो आपका डिस्पर्जन है। तो ये डिस्पर्जन एक प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट आती है, टकराती है और वापस चली जाती है तो वो रिफ्लेक्शन होता है। और जब लाइट आती है, टकराती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो वो रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्पर्जन है। जब लाइट जो है स्कैटर हो गई है डिफरेंट कलर में तो वो आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, जो हमें रेनबो में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच कॉन्स्टलेशन इज नोन एज हंटर। हंटर हम किसे बोलते हैं, देखिए आपने देखा होगा ये जो ओरियन है इसी को हम हंटर बोलते हैं। ये ऐसे धनुष लेके खड़ा हुआ है ना, हंटर की तरह दिख रहा है, तो ये हमारा हंटर होता है ओरियन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखिए जो सीरियस होता है ये हमारा रात में चमकने वाला सबसे ब्राइट स्टार होता है, और इसे ही हम डॉग स्टार भी बोलते हैं आपका सीरियस को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ओरियन है, ऑप्शन नंबर बी। एंडोक्राइन ग्लैंड आर ऑल्सो नोन एज, ये जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, दो तरह के ग्लैंड होते हैं, दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एक एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ये सीधे हार्मोन को हमारे ब्लड तक लेके जाते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, जर्नली मेटलिक ऑक्साइड्स आर। देखिए जो मेटल होते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, उसकी हमने रिएक्शन कराई ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर वो क्या बनाता है, MgO, मतलब उसने क्या फॉर्म करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मेटल, मैग्नीशियम क्या है यहाँ पर मेटल है, और यहाँ पर MgO क्या है, मेटल का ऑक्साइड। तो ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, याद रखेंगे ये बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, ये बेसिक होते हैं नेचर में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, याद रखेंगे वो आपके एसिडिक होते हैं नेचर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, उनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो एसिडिक होंगे नेचर में। लेकिन जो मेटल है उनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। नॉन मेटल की बात कर रहा है, अधातु की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, फॉस्फोरस की। वैसे तो सल्फर, कार्बन सारे के सारे
क्या है, ये आपके नॉन मेटल है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस को अगर हम एयर में लेकर जाते हैं तो वो फायर आग पकड़ लेता है, इसीलिए ही हम उसको वाटर में स्टोर कर कर रखते हैं। क्वेश्चन बन सकता है किस नॉन मेटल को पानी में स्टोर कर कर रखते हैं, तो वो फॉस्फोरस ही होता है, क्योंकि ये फायर कैच कर लेता है। अगर देखिए कभी कभी क्या पूछा जाता है, मेटल के फॉर्म में आपका सोडियम पोटाशियम पूछ लेगा। सोडियम पोटाशियम भी पानी, लेकिन याद रखेंगे सोडियम और पोटाशियम क्या है, वो मेटल है, धातु है। तो सोडियम पोटाशियम जो होते हैं वो भी बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं और वो एयर में भी बहुत जल्दी एक्सपोज होते हैं और पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए ही उनको कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। जबकि जो फॉस्फोरस होता है ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एयर के साथ ये फायर पकड़ लेता है, इसी वजह से फॉस्फोरस को हम पानी में रखते हैं। तो ऑप्शन बी वहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स। यहाँ पर क्या गलत है ये हमको बताना है। फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, बिल्कुल फर्टिलाइजर जो होते हैं आपके NPK है ना, ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होते हैं, ये बात सही है। फर्टिलाइज़र प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। देखिए ह्यूमस जो होता है ना, वो डेड और डिकेइंग जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं सॉइल के अंदर, कचरा वगैरह सा जो होता है वो ह्यूमस की तरह काम करता है, तो वो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नहीं करते, तो यही यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो जो आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर गलत जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, टाइट्रेशन इनकॉर्पोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ लर्निंग। देखिए ये क्या होता है, केमिस्ट्री में हम जो जाकर लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, अननोन कॉन्सेंट्रेशन पता करने की कोशिश करते हैं लैब में जाकर, तो वो आपका एक प्रोसेस होता है टाइट्रेशन। बेसिकली साइंस में एक ये प्रोसेस है जब हम लैब में जाकर क्या कर रहे हैं, केमिकल्स वगैरह के थ्रू अननोन कॉन्सेंट्रेशन की पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा डोमेन ऑफ लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है ये हमको बताना है। देखिए यहाँ पर जब हम कुछ नया खोज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने मस्तिष्क पर जोर दे रहे हैं, तो कॉग्निटिव डोमेन भी यहाँ पर है। उसके बाद इमोशनल अफेक्टिव डोमेन भी यहाँ पर कनेक्ट कहीं ना कहीं करेगा, क्योंकि हमें किसी से चिटिंग नहीं करनी है, हमें जो है प्रॉपर दायरा में बना कर रखना है, साइलेंस जो है लेबोरेटरी में बना के रखनी है, चीखना चिल्लाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं अफेक्टिव डोमेन जो है वहाँ पर एसोसिएट करेगा। और साइकोमोटर तो बिल्कुल यहाँ पर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे स्किल्स जो है वो यहाँ पर हमें दिखाने पड़ रहे हैं। तो टाइट्रेशन में जो हमारा लेबोरेटरी में जाकर हम परफॉर्म करते हैं उसमें सारे डोमेन आ जाएंगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, साइंटिफिक मेथड इज ऑल्सो नोन एज। देखिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक मेथड को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर मैंने पूरा लिख भी दिया है आपके लिए। साइंटिफिक मेथड इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिवली इस्टेब्लिशिंग फैक्ट थ्रू टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जब हम टेस्टिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों के, उसके बाद जब हम किसी फैक्ट पर आते हैं वो होता है आपका साइंटिफिक मेथड। इसमें पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हाइपोथेसिस करेंगे, सोचेंगे, उसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर चीज़ों को एनालाइज करके और फाइनली हम अपने रिजल्ट पर जो है वो आते हैं। तो पूरा यहाँ पर एक प्रोसेस चलता है और इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भी काउंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना है ना, जहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, चीज़ों को कर रहा है, तो वो किस में करेगा, लेक्चर मेथड में तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो टीचर एक्टिव है। ऐसे ही लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यहाँ पर भी टीचर क्या कर रहा है, डेमो खुद से करके दिखा रहा है, तो टीचर नहीं होगा यहाँ पर कहीं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट। लर्निंग बाय डूइंग वही है जहाँ बच्चा खुद से कर रहा है, और वो बच्चा करेगा किस में, प्रोजेक्ट मेथड में, क्योंकि वहाँ पर बच्चा अपने आप से चीज़ों को करेगा, रिसर्च करेगा, फिर उसको लेके प्रोजेक्ट बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग साइंस फॉर अचीविंग द साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। साइकोमोटर मतलब जहाँ पर बच्चे अपने स्किल्स, प्लेइंग, इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो आपका साइकोमोटर में आ जाता है। क्लासरूम टीचिंग यहाँ पर नहीं आएगा, होम असाइनमेंट यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेबोरेटरी वर्क। लेबोरेटरी वर्क्स में बच्चे अपने स्किल्स दिखाते हैं, चीज़ों को करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, टीचिंग एड कैन रिप्लेस अ टीचर। देखिए कभी भी नहीं,
जैसे जितने भी संसाधन हैं, जैसे प्रोजेक्ट वगैरह हो गए, तो खाली उन्हीं के थ्रू बच्चे को समझ में आ सकता है, टीचर की ज़रूरत ही नहीं होगी, सिर्फ टीचिंग एड ही जो है वो काम करेंगे, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए टीचिंग एड का प्रयोग कौन करेगा, टीचर ही तो करके बताएगा, तो टीचर भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं है कि टीचिंग जो एड्स हैं आपके नए आजकल बहुत सारे टीचिंग एड्स आ रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो क्या वो टीचर को रिप्लेस कर देंगे, नहीं, वो टीचर को रिप्लेस नहीं करते, टीचर ही उनको यूज़ करके बताएगा आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा फॉल्स हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अ गुड साइंस टेक्स्ट बुक कैन बी इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए ये हो जाएगा वोगल स्पॉट चेक इवोल्यूशन स्केल। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। इनिशियल स्टेज में कोई छोटी प्रॉब्लम होती है, उसका रिजल्ट जो है बेसिकली निकाला जाता है। इसी के आधार पर जो है क्योंकि साइंटिफिक मेथड ही आपने देखा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड था, तो यहाँ पर गुड साइंस टेक्स्ट बुक जो होती है वो इवेल्यूट होती है किसके बेसिस पर, उसका मूल्यांकन किसके बेसिस पर किया जाता है, तो ये याद भी रख सकते हैं आप, वोगल स्पॉट चेक इवोल्यूशन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, इवैल्यूएशन इन साइंस शुड बी बेस्ड ऑन, जो मूल्यांकन होता है विज्ञान में, साइंस में, वो किस पर बेस्ड होना चाहिए, देखिए वैरायटी ऑफ टेक्निक पर बेस्ड होना चाहिए। बहुत सारे मेथड होते हैं, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन भी होता है, समेटिव इवोल्यूशन भी होता है, बच्चे का बीच बीच में मूल्यांकन भी करते हैं, बाद में भी करते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। एक सेल्फ जो इवैल्यूएशन है वो भी कराया जाता है। तो वैरायटी ऑफ टेक्निक के थ्रू क्या है मूल्यांकन होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग स्तर का होता है। तो जो इवैल्यूएशन होना चाहिए साइंस में वो भी वैरायटी ऑफ टेक्निक पर बेस्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, रेमेडियल टीचिंग, आप CDP में भी पढ़ते हैं, जब भी रेमेडियल टीचिंग की बात आती है तो वहाँ पर होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। सबसे पहले समस्या का पहचान करेंगे, फिर उसका उपचार करा जाता है, रेमेडियल निकाला जाता है। तो रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो बेस्ड होती है किस पर, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग पे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दो तरह के इवैल्यूएशन भी होते हैं, यहाँ पर ये भी समझ लीजिएगा। एक होता है फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव में क्या होता है, बच्चे का बीच बीच में हम मूल्यांकन करते हैं, बीच बीच में हम उसके पोर्टफोलियो, वो क्या कर रहा है, क्या कमियां हैं, वो दूर करने की बीच बीच में कोशिश करते रहते हैं। और समेटिव में क्या हो जाता है, जैसे आपके जो लास्ट में एनुअल एग्जाम्स होते हैं, वो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, जब बच्चे का लास्ट में मूल्यांकन या इवैल्यूएशन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टेड एड, देखिए दो तरह के एड्स होते हैं, एक प्रोजेक्टेड और एक नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड वो होते हैं जिनमें एडवांस टेक्निक यूज़ होते हैं, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह, स्लाइड्स वगैरह, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है, पिक्चर दिखाई जा रही हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो आपके प्रोजेक्टेड एड हैं, जैसे टेलीविज़न, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे प्रोजेक्टेड एड हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द अबव। देखिए नॉन प्रोजेक्टेड कौन से होते हैं, जैसे चार्ट हो गया है ना, पेपर हो, चार्ट के थ्रू आप समझा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझा रहे हैं, किसी डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं, तो उसमें आप किसी एडवांस टेक्निक का यूज़ नहीं करें, प्रोजेक्ट वगैरह का, प्रोजेक्टर जो होते हैं बेसिकली उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके प्रोजेक्टेड एड नहीं होंगे, वो आपके नॉन प्रोजेक्टेड एड होंगे। तो आंसर होगा बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्टेड पूछा था, तो टेलीविज़न भी आ जाएगा और स्लाइड प्रोजेक्टर भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इन द केस ऑफ लाइकेन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन, देखिए लाइकेन वही है जो पेड़ों पे छाल की तरह ऊपर चिपका रहता है, और इसी से हमारा लिटमस का जो पेपर होता है ना वो बनाया जाता है। तो इस लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, और वो कौन से होते हैं, एल्गी और फंगाई। यहाँ पर एल्गी क्या करता है, खाना बनाता है, और फंगाई जो है वो अदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है जो है वो सप्लाई करने में मदद करता है, और एल्गी उसको खाना देता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, और यही आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो ये एल्गी और फंगाई के बीच में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फ्लोइंग विल टेक मैक्सिमम टाइम टू डी जनरेट, किसको डी जनरेट करने में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगेगा, मतलब वो जल्दी से क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा। देखिए जो वुलन क्लोथ हैं आप उनको बड़ी जल्दी से डी जनरेट जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप मेटल कैन और प्लास्टिक बैग में, देखिए यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर माना था वो मेटल कैन था। देखिए प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो जल्दी से डी जनरेट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल कैन्स, उनको डी जनरेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से डीजनरेट नहीं होगा। प्लास्टिक बैग भी है लेकिन उतना नहीं है जितना मेटल कैन हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखिए जब ये आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सारे के सारे सीटेट में भी पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली 2011 से 2019 वाले सीटेट के क्वेश्चन देखने हैं। मैंने एक ही वीडियो में 2011 से 2019 के क्वेश्चन कराए थे। आई बटन में उस क्लास का लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी, सिर्फ वही देखना है। 2021 वाले क्वेश्चन मत देख कर जाइए, क्योंकि वहाँ पर पैटर्न बदल गया है सीटेट में। लेकिन पंजाब टेट में अभी भी वही पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब वन वर्ड पे जो है क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। तो 2011 से 19 वाले क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है, एक ही वीडियो में 2 घंटे की है, वो सारे क्वेश्चन कराए हैं। वो आप देखेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा सारे क्वेश्चन वहाँ से ही पूछे गए हैं पंजाब टेट में। तो वो आप ज़रूर देख कर जाएँ। और 5 मैराथन सेशन जो एनसीईआरटी के हैं, कंप्लीट 6, 7, 8 की समरी, वो देख कर चले जाएँ। बहुत अच्छे मार्क्स आप जो है पंजाब टेट में स्कोर कर लेंगे। और ये प्रीवियस ईयर तो आप देख ही रहे हैं अभी। द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर वेसल व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम कंसिस्ट ऑफ। आपने देखा होगा कॉपर को अगर लंबे समय तक आप बाहर रखते हैं तो उस पर हरे रंग की जो परत है वो उस पर जम जाती है। वो परत किसकी होती है? वो आपकी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की होती है। तो वो हो जाएगी CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, और साथ में CuCO3 कॉपर कार्बोनेट की परत जो है वो उसके ऊपर जम जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा। बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज फॉर, एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे से दिया है। जो बिटुमेन होता है वो एक पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। वो कहाँ पर यूज़ करा जाता है? तो उसका प्रयोग पेंट और रोड की सरफेसिंग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, बोथ द अबव। इस तरह से ये 30 क्वेश्चन थे जो 2020 में पंजाब टेट में आपके पूछे गए। कल की क्लास में हम 2018 के क्वेश्चन देखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप 5 मैराथन सेशन और ये प्रीवियस ईयर और साथ में 2011 से 19 के सीटेट के प्रीवियस ईयर देखकर चले जाएं, आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर जो है वो अपना करेंगे। थैंक यू।